सो वेलकम बैक गाइस। आज अपन स्पॉम कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है तो अपना जो है इसी एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑलराइट, एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले आपको जो है एज डिसाइडेड मैं कॉन्सेप्ट नोट्स करा देता हूँ। ये अपना चैप्टर है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 2 कॉस्टिंग का। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स करा देता हूँ मैं आपको इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहला इसमें एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी। तो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेशन, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये सब एक ही माजने के हैं, सबका नाम एक ही है, बेसिकली सबका मतलब एक ही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है अब वो देखना। कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द क्वालिटी इन द प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप एक कंपनी हो, आप कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो कॉस्ट इनकर होंगे टू मेंटेन द क्वालिटी, कि भाई जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो क्वालिटी में अच्छा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी का मतलब क्या है, कॉस्ट इनकर ड्यू टू क्वालिटी फेलियर्स। मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मेरी कंपनी है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अभी जो प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव निकला या इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई, तो उस दिक्कत को करेक्ट करने के लिए जो जो मैंने कॉस्ट इनकर करा उसको मैं क्या कहता हूँ, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कहता हूँ, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऑलराइट। सो तो सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, देन कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। इन सबका मतलब एक ही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट और एक होता है अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट्स टू ब्रिंग द क्वालिटी। मतलब प्रोडक्शन चालू करने से पहले मैंने कौन कौन से खर्चे कर दिए ताकि मेरी जो है क्वालिटी मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स इसमें नीचे दे रखे हैं। देखना क्या दे रखा है कि भाई मैंने क्वालिटी की प्लानिंग कर ली, मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली कि भाई मेरे को इस तरह से प्रोडक्शन करना है। इसके अलावा मैंने डिज़ाइन या क्वालिटी का रिव्यू कर लिया, डिज़ाइन का रिव्यू कर दिया कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो उस पर जो भी मैंने कॉस्ट इनकर करा वो क्या है, प्रिवेंटिव कॉस्ट है। प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई जो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले जो भी मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो मेरा क्या है, प्रिवेंशन कॉस्ट है। फिर देखना, सप्लायर का मैंने स्क्रीनिंग करा, इवोल्यूशन करा। इसका मतलब क्या है कि भाई जो मैं रॉ मटेरियल लेके आऊँगा, किससे, सप्लायर से लेके आऊँगा, किस लिए लेके आऊँगा, टू मैन्युफैक्चर माई प्रोडक्ट। तो जो मैं मटेरियल, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेके आ रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई सप्लायर को बेसिकली मैं इवेल्यूएट कर रहा हूँ। ये देख रहा हूँ कि सप्लायर की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सही है ना। सप्लायर की मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूँ कि भाई सप्लायर जो है अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह बनाता है कि नहीं बनाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका प्रोडक्ट जो है मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होगा, राइट, ऑल राइट। इसके बाद अपन देखते हैं क्या है, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराता हूँ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब समझते हो ना, मेरी कोई मशीन है तो मैं क्या करता हूँ, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के खर्चे इनकर करता हूँ कि भाई मैं एक एक समय पे, फॉर एग्जांपल हर 2-2 घंटे में मैं क्या करता हूँ, प्रिवेंट मशीन को चेक कर लेता हूँ कि भाई मशीन में कोई खराबी तो नहीं है। इसी तरह से अपने जो है बाकी सारे प्रिवेंशन कॉस्ट दे रखे हैं। क्वालिटी को चेक कर लिया मैंने, क्वालिटी को रिव्यू कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो ये मेरा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको बात समझ में आई? अपन ने देखा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एक है कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में दो चीज़ें हैं, एक है प्रिवेंशन कॉस्ट, एक है अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले कौन कौन से खर्चे हो गए। अप्रेजल कॉस्ट का मतलब क्या है, जो मैं प्रोडक्शन के दौरान खर्चे करता हूँ टू मेंटेन द क्वालिटी। सो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एट ऑल द स्टेजेस टू मेंटेन द क्वालिटी। मतलब प्रोडक्शन के दौरान मैं कौन कौन से खर्चे करता हूँ टू मेंटेन द क्वालिटी इन माई प्रोडक्ट। तो देखना अप्रेजल कॉस्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। मैंने इक्विपमेंट की एक्यूरेसी चेक कर लिया, मतलब जो मेरा इक्विपमेंट है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। मतलब ये चेक कर लिया मैंने रैंडमली कि भाई जो इक्विपमेंट मेरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो भी मटेरियल है, जो भी मेरा इक्विपमेंट है, जो मेरा प्रोडक्ट में यूज़ करूँगा फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको मैंने टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया। फील्ड टेस्ट कर ली मैंने, फील्ड टेस्ट कर लिया। फिर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, प्रोसीजर वेरिफिकेशन एंड सर्विस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट। तो आपको जो है बेसिकली ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि आईसीए ने जो है डिट्टो आपको बता रखा है कि भाई ये 4 तरह के कॉस्ट हैं। इनको जो है आपको इन 4 कॉस्ट में बाइफरकेट करके रखना है और इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको। तो इन कॉस्ट को आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में ज़्यादा पूछता नहीं अपन से, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको ये जरूर कह देता है कि भैया आप बाइफरकेट करके दे दो कि भाई ये किस तरह का कॉस्ट है, प्रिवेंटिव कॉस्ट है या फिर अप्रेजल कॉस्ट है। तो अगर आप जो है प्रैक्टिकल करोगे तो आपको खुद ही लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि भाई प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन चालू होने से पहले मैंने कौन सा खर्चा कर दिया। अप्रेजल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन चालू होने के बाद मैंने कौन कौन से खर्चे करे टू मेंटेन द क्वालिटी इन माय प्रोडक्ट, वो मेरा क्या है, अप्रेजल कॉस्ट है। तो मैंने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी समझ लिया। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग क्वालिटी इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके दो पार्ट्स होते हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक होता है अप्रेजल कॉस्ट। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई कौन कौन से खर्चे मैंने इनकर करे ड्यू टू क्वालिटी फेलियर्स। मेरी क्वालिटी जो है खराब हो गई, उस क्वालिटी को ठीक करने के लिए मेरे को कौन कौन से खर्चे करने पड़ गए, वो मेरे क्या है, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। अच्छा, इसके भी दो टाइप्स है, एक है इंटरनल फेलियर कॉस्ट और होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो समझना, इंटरनल फेलियर कॉस्ट का मतलब क्या है, इनकर्ड आफ्टर प्रोडक्शन बट बिफोर डिलीवरी या सेल्स टू द कस्टमर। मतलब मैंने प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्शन मैंने जो है कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद डिलीवरी करने से पहले जो जो खर्चे इनकर होते हैं उसको मैं क्या कहता हूँ, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल देखना,
एनी स्क्रैप या वेस्टेज, भाई आपने प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद कुछ स्क्रैप निकला, मतलब कोई प्रोडक्ट था जो मेरे को कस्टमर को डिलीवर करना था, लेकिन डिलीवर करने से पहले मुझे पता चला ये तो स्क्रैप है, ये तो वेस्ट है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अच्छा, ये कॉस्ट कैसे हुआ भाई, जो आपने प्रोडक्ट बनाया, जो आपने स्क्रैप प्रोडक्ट बनाया उसमें तो खर्चा इनकर हुआ ना, तो उस पर जो खर्चा इनकर हुआ उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। फिर देखना, रिवर्क हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, रिपेयर हो गया, रीटेस्टिंग हो गया, मतलब प्रोडक्शन के बाद मुझे इस तरह के रिपेयरिंग करनी पड़ गई, रीटेस्टिंग करनी पड़ गई, रिवर्क खर्चा करना पड़ गया, तो ये मेरा क्या है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। डाउन ग्रेडिंग हो गया, डाउन टाइम या रिजेक्शन, ये सब मेरे जो है क्या होंगे, इंटरनल फेलियर कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। और लास्ट है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई प्रोडक्ट मैंने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, प्रोडक्ट मैंने जो है कस्टमर को डिलीवर कर दिया, उसके बाद जो है मुझे क्या कॉस्ट इनकर करने पड़े, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, वो वापस मेरे पास आ गया, रिटर्न्स मतलब मेरे पास वापस आ गया, या फिर रिप्लेसमेंट के लिए वापस आ गया, मुझे कुछ सर्विसिंग करनी पड़ गई, वारंटी हो गया, फिर कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर कंप्लेंट सेंटर कॉस्ट, सपोर्ट सेंटर कॉस्ट, लिटिगेशन कॉस्ट, प्रोडक्ट लायबिलिटी, इंश्योरेंस, रिकॉल्स एंड कंट्रीब्यूशन लॉस। मतलब बेसिकली जो है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का मतलब ये है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो कस्टमर को मैंने डिलीवर कर दिया, उसके बाद कौन कौन से खर्चे इनकर हो रहे हैं, उसके बाद कौन कौन से खर्चे इनकर हो रहे हैं ड्यू टू क्वालिटी फेलियर, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आई होप आपको जो है इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। सो अपन को चैप्टर करना है चैप्टर नंबर 2। तेरी स्टोरी बहुत बड़ी दुखदायक है, ब्रो 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 चैप्टर नंबर 2 पे लेके चलो मुझे। इज दिस चैप्टर नंबर 6 पे कैसे आ गया भैया, स्ट्रेटेजिक रिव्यू मैंने उस दिन। ओके, तो ये डाउनलोड करनी पड़ेगी, जस्ट सेकंड इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। बस बॉस नॉलेज पोर्टल सी फाइनल। ऑलराइट, सो अपन जो है इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहले इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ढूंढना पड़ेगा अपने को, कहाँ पे दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखो ये रहा। सो बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने आपको अगेन बताया था कि भाई जो अपना कॉस्टिंग दे रखा है ना, कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें है नहीं, आपको जो है अपना बेसिक ह्यूमन दिमाग लगाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो है आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पता नहीं फिर बच्चे क्यों पगलों की तरह ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। मेरे को तो समझ नहीं आता नोट्स का करोगे क्या। जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपको नोट्स में दे दी है, ठीक है। वो भी देने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने वो डाल दिए नोट्स में, राइट। बाकी देखना, ये क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि भाई अपने को कोई नोट्स की ज़रूरत है नहीं, कॉस्टिंग में आपका जो है पूरा काम हो जाएगा। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको बेसिक मैथ आता है तो आपका जो है दिमाग चलने लगेगा एंड आपको ऑफकोर्स मार्क्स मिलेंगे। देखो इलस्ट्रेशन करते हैं अपन। इलस्ट्रेशन वन क्या दे रखा है, लिव वेल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेट मी जस्ट चेक, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यस। सो लिव वेल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। अमंग द पॉपुलर प्रोडक्ट्स आर इट्स एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एलईडी लैम्प्स। द कंपनी हैज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट दैट मॉनिटर्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, इजी। आगे देखना, एज पर द रिसेंट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट द करंट रिजेक्शन रेट फॉर एलईडी लैम्प्स इज 5% ऑफ द यूनिट, 5% ऑफ द यूनिट इनपुट्स। मतलब बेसिकली जो भी मैं यूनिट्स को प्रोड्यूस करता हूँ उसका 5% मेरा क्या होता है, रिजेक्शन रेट है, मतलब वो खराब होती है मेरी। अच्छा, इसमें देखो क्या दे रखा है, 5000 यूनिट्स ऑफ द इनपुट गो थ्रू द प्रोसेस ईच डे। मतलब रोज के दिन, हर रोज 5000 यूनिट्स अपन क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं 5000 यूनिट्स का। इसमें से मेरा जो है 5% क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ईच यूनिट दैट इज रिजेक्टेड रिजल्ट्स इन 200 rupees 200 loss to the company, ठीक है। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड फ्यू चेंजेस टू द इंस्पेक्शन प्रोसेस that would enable early detection of the defects, ठीक है। दिस would reduce the overall rejection rate from 5% to 3%। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमने क्या करना है कि हमें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चेंज करेंगे, कोई अपना नया सिस्टम लगाएंगे, जिसकी वजह से जो मेरा रिजेक्शन रेट है वो क्या होगा, 5% से कितना हो जाएगा, 3%। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई 5000 यूनिट्स मेरे पास, अभी मैं क्या करता हूँ, 5000 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करता हूँ, 5000 यूनिट्स का 5% अभी मेरा रिजेक्शन रेट है। तो 5000 का अगर आप 5% करते हो तो कितना बैठेगा, ये आपको करीबन 250 यूनिट्स मेरी क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। अपन को चेंजेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि भाई 5000 का 3% ही रह जाएगा। 5000 का 3% कितना हो जाएगा, 150 यूनिट। मतलब जो है मेरा 75 यूनिट्स का फायदा हो जाएगा। 75 यूनिट्स का मेरा जो है क्या होगा, बेनिफिट होगा, अगर मैं जो है न्यू सिस्टम को लेके आ जाता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। आगे देखो क्या दे रखा है कि भाई द इम्प्रूव्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस वुड कॉस्ट द कंपनी 15,000 ईच डे। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई जो मेरा नया सिस्टम है उसका कॉस्ट कितना है। उसका कॉस्ट अगर आप देखोगे तो उसका कॉस्ट बता रहा है ये 15,000। ये तो हो गया 15,000, ठीक है। कॉस्ट मेरा हो गया 15,000। सेविंग्स देखते हैं अपन। भाई देखो अपना जो है बेनिफिट कितना हो रहा है, 75 यूनिट्स का। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन लोगों ने कह रखा है कि भाई आप जो भी यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करते हो, बेसिकली जो भी यूनिट्स आपके मैन्युफैक्चर्ड रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में से भी जो रिजेक्टेड यूनिट्स है उससे आपको जो है 200 का लॉस होता है। मतलब मेरा 75 का लॉस होने से बच गया। तो 75 इंटू अगर मैं 200 करता हूँ तो ये बैठेगा करीबन आपको कितना, 75 इंटू 200 करोगे तो आपका ये बैठेगा 15,000, राइट। ये कॉस्ट 15,000 ईच डे है। जस्ट अ सेकेंड,
150 प्लस 75, अच्छा सॉरी 100 होगा ना, ये 100 होगा, सॉरी माय बैड, 250 माइनस 150 करोगे तो ये आ जाएगा 100 यूनिट्स, तो मेरा ये होगा 100 इंटू 200 करोगे तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो आपका जो बेनिफिट कितना हो जाएगा, बेनिफिट हो गया आपका 20,000 माइनस 15,000 5,000 का। आपको बात समझ में आई ना। बेसिकली मेरे रिजेक्टेड यूनिट्स 5% से 3% हो गए, मतलब 2% से मेरे बच गए, 2% से बच गए का मतलब है 100 यूनिट्स मेरे बच गए। 100 यूनिट्स पे एक यूनिट पे मुझे 200 का लॉस होता है, तो 100 यूनिट्स पर 20,000 का लॉस होने से बच गया, और मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है 15,000 लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे 5,000 का बेनिफिट हो रहा है, आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, ईजी। तो इसने कहा कि भाई एनालाइज द प्रपोजल, हमने प्रपोजल को एनालाइज कर दिया, सजेस्ट करा कि भाई इफ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू इंप्लीमेंट इट, हमने कहा बिल्कुल आप इंप्लीमेंट करो, आपको जो है 500 रुपये का फायदा होगा हर रोज। अभी दे रखा है कि भाई आफ्टर इंप्लीमेंटेशन एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई मैक्सिमम रिजेक्शन रेट क्या होगी फ्रॉम विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। तो देखना बहुत लॉजिकली बात करते हैं इधर। मुझे एक चीज़ पता है कि भाई जो मेरा नया सिस्टम है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 15,000 का जो है मेरा कॉस्ट बैठ रहा है। अगर आप ये देखोगे कि भाई मेरा जो एक यूनिट है, एक यूनिट पे नुकसान कितने का होता है, 200 का होता है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 15,000 का मेरा कॉस्ट है, 15,000 डिवाइड बाय 200 कर दूँ, इसका मतलब ये है कि भाई 15,000 डिवाइड बाय अगर आप 200 कर दोगे मतलब 75 यूनिट्स, मतलब अपना जो करंट रिजेक्शन रेट था कितना था, 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स कितने के बराबर था, 5% के बराबर था। अभी कह रहा है कि भाई जस्ट अ सेकेंड, कि भाई आपका मैक्सिमम रिजेक्शन रेट क्या हो, मतलब मैक्सिमम रिजेक्शन रेट क्या हो बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। मतलब बेसिकली अगर 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 75 से ज़्यादा मेरा जो कॉस्ट 15,000 है, अगर मैं ये देखूंगा कि भाई जो मेरा कॉस्ट 15,000 है, मैं अगर क्या करता हूँ 15,000 से ज़्यादा का सेविंग करता हूँ तो मेरा सिस्टम जो है बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर 15,000 से कम सेविंग करता हूँ तो मेरा जो है सिस्टम बेनिफिशियल होगा नहीं, क्योंकि मेरा कॉस्ट लग रहा है 15,000 और मैं सेविंग कर रहा हूँ 15,000 से कम, तो मैं कहूँगा ना कि भाई ये तो गलत बात है। तो अगर आप ये देखोगे कि भाई अगर मैं 250, भाई 250 में से अगर मैं क्या करता हूँ 75 लेस कर देता हूँ, कितना होता है 250 में से अगर 75 लेस कर दोगे आप, 250 में से अगर मैंने क्या करा 75 को लेस करा, तो मेरा बैठता है 175 यूनिट्स। तो अगर मेरे 175 यूनिट्स, 175 यूनिट्स तक क्या क्या होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, तो मेरा जो है बेसिकली क्या रहेगा, 175 तक अगर मेरे यूनिट्स रिजेक्ट होते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई ठीक है ये ब्रेक इवन पे चल रहा है, क्योंकि अगर 175 मेरे रिजेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि भाई मेरे को सेविंग हो रही है कितने की, 75 यूनिट्स की, इंटू 200 करता हूँ तो मेरा कितना आता है 15,000। तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरा 15,000 की सेविंग हो गई, 15,000 का कॉस्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही 175 से ज़्यादा का क्या होगा, रिजेक्शन होगा, जैसे ही 175 से ज़्यादा का रिजेक्शन होगा तो मैं नुकसान में चला जाऊँगा। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन ने देखा कि भाई 175 यूनिट तक अगर मेरा रिजेक्ट हो रहा है, तो 175, अरे सॉरी ये आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने मैंने करा इसको मैं चलो छोटा ही कर देता हूँ, कुछ दिख जाएगा ये। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई कॉस्ट मेरा लग रहा है 15,000 का, एक यूनिट पे जो है मेरा नुकसान हो रहा है 200 का। तो मैंने ये देखा कि भाई 15,000 डिवाइड बाय 200 मतलब 75, विच मीन्स कि अगर 250 माइनस 75 कर देता हूँ, 250 माइनस 75 कर देता हूँ तो 175 यूनिट्स आ जाता है। ठीक है, 250 माइनस 175 कर 250 माइनस 75 करता हूँ तो 175 यूनिट्स आ जाता है, विच मीन्स अगर मेरा 175 यूनिट्स तक का रिजेक्शन रेट रहता है, ठीक है, मतलब मेरा बेनिफिट कितना हो रहा है 75 का बेनिफिट हो रहा है, तो 75 इंटू 200, मेरा 75 इंटू 200 कितना होता है 15,000 बच रहा है, और 15,000 मेरा कॉस्ट लग रहा है। तो बेसिकली मेरा नील हो गया, ये नील बट्टा सन्नाटा। तो मैंने कहा कि भाई अगर 175 यूनिट तक रिजेक्ट होती है तो मेरा ब्रेक इवन पे रहेगा, लेकिन 175 से ज़्यादा ही रिजेक्शन होने लगेगी तो मेरा क्या होगा, बेनिफिट कम होगा। बेनिफिट कम होगा तो ये सिस्टम काम का नहीं रहेगा। तो अब अपन को परसेंटेज बोला है तो 175 डिवाइड बाय अगर आप कर दो 250 कितना बैठता है ये, नहीं 175 डिवाइड बाय 5,000 करो, 175 डिवाइड बाय 5,000 करो कितना हो रहा है ये, 175 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 करो कितना आ रहा है ये 3.5 आ गया। तो ये आपका करीबन बैठेगा 3.5%। मतलब बेसिकली अगर आपका 3.5% तक क्या है रिजेक्शन है, 3.5% तक अगर आपका रिजेक्शन रेट चल रहा है तो मैं कहूँगा कि भाई ठीक है 303.5 हो गया, तो बेनिफिट कितने का हो गया 75 का, क्योंकि पहले 5% था अब 3.5 है, तो 75 का बेनिफिट हुआ। और 75 के बेनिफिट पे मेरा जो है सेविंग कितना होगा, सेविंग कितने का हो रहा है 15,000 का, और मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है 15,000, तो मेरा जो है प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया, नील हो गया। तो मैंने कहा कि भाई अगर 3.5 से ज़्यादा रिजेक्शन रेट चलता है, 3.5 से ज़्यादा मेरा क्या चलता है रिजेक्शन रेट चलता है, तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर 3.5% तक है तो मैं कहूँगा कि भाई ठीक है मेरा ये सिस्टम बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, ठीक है आप आई थिंक समझ गए होगी इसमें, और क्या एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, आप मैनुअली ट्राई कर सकते हो कि अगर आपका 4% रिजेक्शन रेट रहता है तो आपका बेनिफिट 1% होगा। अच्छा 1% बेनिफिट होगा तो मतलब क्या है कि भाई आपके 50 यूनिट से ही आपको फायदा देंगे, तो 50 इंटू 200 करो, 10,000 की आपकी सेविंग हो रही है, कॉस्ट लग रहा है 15,000 का, तो मैं कहूँगा ना कि भाई सिस्टम काम का नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई 3.5% अगर आपका मैक्सिमम रिजेक्शन रेट रहना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा रिजेक्शन रेट रहता है तो आपका जो है ये न्यू सिस्टम काम का नहीं रहेगा। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं इसके। तो सॉल्यूशन में पहले अपन ने देखा कि भाई आपका जो है फायदा हो रहा है 5,000 का, और आपका जो मैक्सिमम रिजेक्शन रेट कितना चल रहा है 3.5, ये मैक्सिमम रिजेक्शन रेट हो गया 3.5, ईजी। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या दे रखा है, जेके लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल सिंगल प्रोडक्ट, प्रेजेंटली द कंपनी इज हैविंग द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन अ स्मॉल वे एट एन एनुअल एक्सटर्नल फेलियर एंड इंटरनल फेलियर कॉस्ट ऑफ 4,40,000। मैंने आपको दो कुछ चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद हो तो लेट मी जस्ट ओपन अ न्यू शीट। मैं आपको बताया था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और एक होता है कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी।
इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक होता है अप्रेजल कॉस्ट। इसके अंदर अपन ने देखा था क्या होता है, एक तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं क्या क्या बोल रहा है ये, कि भाई एज द कंपनी इज नॉट एबल टू इंश्योर, ये रहा कंपनी का जो है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना बता रहा है, ये 4,40,000 और इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितना है 8,50,000 का। तो मैंने देखा कि भाई ये 4,40,000 ये हो गया 8,50,000 है, और ये कितना हो गया 4,50,000 हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। एज द कंपनी इज नॉट एबल टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कस्टमर एंड वांट्स टू मैनेज कंपटीशन टू रिटेन द शेयर कंसिडर्स एन अल्टरनेटिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। Now it is expected that the implementation of the system annually will lead to a prevention cost of 5,60,000। तो मतलब मैं एक सिस्टम लगाता हूँ जिसकी वजह से जो है मेरा 5,60,000 का क्या लगेगा, प्रिवेंटिव कॉस्ट लगेगा, और अप्रेजल कॉस्ट है मेरा 70,000 का, अप्रेजल कॉस्ट हो गया मेरा 70,000 का। अच्छा, अगर मैंने ये सिस्टम लगा दिया तो मेरा जो एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर कॉस्ट है वो कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 1,00,000 और 4,10,000 से। मतलब बेसिकली मुझे इधर तो फायदा हुआ कितने का, 5,10,000 का, 4,00,000 और 1,10,000 का फायदा हुआ, और मेरा नुकसान कितना हो रहा है, अगर आप नुकसान देखोगे तो आपका नुकसान ये बैठ रहा है। तो अगर इसको करो 40 और 30 ये कितना हो गया, 6,30,000 हो गया, राइट। 6,30,000 ये होना। अच्छा, इन दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आएगा 1,20,000। तो 1,20,000 का आपको नुकसान हो रहा है, राइट। नुकसान ही हो रहा है ना, नुकसान, क्योंकि आपका जो खर्चा लग रहा है इतने का और आपको फायदा हो रहा है कितने का, इतने का, तो आपका जो है 1,20,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये वही बोल रहा है कि भाई आप मुझे बताओ कि भाई ये प्रपोजल सही है कि नहीं है। तो हम बताएंगे भाई देखो आपका जो है 1,20,000 का नुकसान हो रहा है, तो आप जो है इस प्रोजेक्ट को अचीव मत करो, इस प्रोजेक्ट को मतलब इसके लिए इंप्लीमेंट मत करो, राइट। आपको समझ में आई कहानी। मतलब बेसिकली अभी इन लोगों का जो है कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी कितना था, दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस था। इन लोगों ने कहा कि भाई हम एक नया सिस्टम लगाते हैं, नए सिस्टम की वजह से आपका जो है कॉस्ट इतना लगेगा और आपको फायदा इतना हो जाएगा, मतलब ये वाला कॉस्ट जो है इतने से कम हो जाएगा। तो हमने कहा कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका जो है नुकसान आ रहा है, मतलब आपका जो है 1,20,000 का ज़्यादा खर्चा लग रहा है, तो आप जो है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट मत करो। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। हो बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे, बिन कुछ कहे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। अगेन ये भी बहुत आसान इलस्ट्रेशन है, आपका जो है पेज नंबर 26 पे मिलेगा, इसको अपन 26 कर देते हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना, बहुत छोटा सा, बहुत आसान। देखो इसमें दे रखा है कि भाई सिनेवर्ल्ड मूवी थिएटर है, इज लोकेटेड इन अ टाउन विथ मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अराउंड इट, ठीक है। द टाउन हैज अ सब्सटेंशियल स्टूडेंट पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ whom आर avid movie goers. Now business for Cineworld has been slow in the recent years due to the advent of streaming websites, अपना नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गया, ठीक है, दैट शो द लेटेस्ट एंड पॉपुलर मूवीज ऑनलाइन। हाउएवर द मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू फील दैट स्टूडेंट्स वुड स्टिल enjoy the watching movies on big screen along with the facilities and ambience that only a movie theater can offer. Accordingly they have framed a plan to attract करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, आकर्षित करना चाहते हैं by offering discounts on movie tickets. सो एवरेज टाइम अ स्टूडेंट स्पेंड्स एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 4 साल, मतलब एक स्टूडेंट जो है एक कॉलेज में कम से कम 4 साल रहता है। फिर देखना इसमें रखा है कि भाई विच इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एनी कोर्स फॉर अ नॉमिनल वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी, ठीक है। इट प्लान्स टू ऑफर स्टूडेंट्स डिस्काउंट्स ऑन मूवी टिकट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब बेसिकली हम स्टूडेंट को कहेंगे कि भाई आप एक बार चीज़ों को सब्सक्राइब, एक बार आपने हमें हमारे बेसिकली क्या क्या कहते हैं प्रपोजल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको जो है हम 4 साल तक डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट की पॉलिसी नीचे बता रखी है। So by attracting more footfalls, Cineworld targets to cross-sell its food and beverages and souvenirs ticket. This would help it sustainable. This would help it sustain a reasonable revenue each year. Now it would attract attention to the plan by initially offering free tickets, food and beverages, and gift vouchers. The one-time initial expense net of one-time सब्सक्रिप्शन फी कलेक्टेड वुड कॉस्ट 5,000 पर स्टूडेंट। मतलब इनिशियली मैंने जो है 5,000 का खर्चा करा, इनिशियली जो है मैंने 5,000 का क्या करा खर्चा कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि भाई जो है मुझे फायदा कितना होगा। अब इसमें रखा है ऑन सब्सक्रिप्शन टू द प्लान, द व्यूअरशिप एंड परचेजेस ऑफ द ई स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। तो बेसिकली एक से लेके क्या हो रहा है, 1 से लेके 2 साल तक, मतलब अगले 2 साल तक मूवी स्पेंड ऑन मूवी टिकट्स कितना होगा, 2,000 रुपये। मतलब एक बंदा क्या करेगा, मतलब एक जो कस्टमर है, एक जो स्टूडेंट है वो 1 से लेके 2 साल तक क्या होगा पर ईयर 2,000 रुपये का जो है कॉस्ट इनकर करेगा। मतलब बेसिकली वो जो है 2,000 रुपये की मूवी खरीदेगा, मूवी टिकट खरीदेगा। 3 से लेके 4 साल में क्या होगा, बेसिकली ये कॉस्ट हो जाएगा 1,500 होगा। फिर देखना स्पेंड ऑन फूड एंड बेवरेजेस पर ईयर 4,000 3,000, मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो खर्चा होगा 4,000 पर स्टूडेंट, और फिर उसके बाद कितना होगा 3,000 पर स्टूडेंट, मतलब इतना मुझे पैसा मिलेगा। अच्छा स्पेंड ऑन सोवेनियर्स एंड एसेसरीज पर ईयर, अगेन देखो दिस एंड दिस 2250 एंड 750। ऑलराइट अपन आगे बढ़ते हैं। आपको आयोग दिख रही होगी स्क्रीन। चलो आगे देखना क्या दे रखा है, ओनली 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर्स इन 3 to 4। मतलब बेसिकली आप ये समझो कि भाई जो भी बंदे
फर्स्ट और सेकंड ईयर में आए हैं उसका सिर्फ 50% थर्ड या फोर्थ ईयर में रहेंगे। विच मीन्स अगर मैंने क्या करा है, हम 2 जनों ने क्या करा है फर्स्ट और सेकंड ईयर में मूवी देखी है, तो 3 या 4 साल में उसका आधा जने मूवी देखेंगे, मतलब एक ही जना मूवी देखेगा। आगे पढ़ते हैं। अक्रॉस ऑल द ईयर्स ओनली 75% ऑफ द सब्सक्राइबर्स हु विजिट द थिएटर आर एक्सपेक्टेड टू बाय फूड एंड बेवरेजेस। इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि जब भी आप कोई मूवी देखने जाते हो तो हमेशा आप जो है पॉपकॉर्न खरीदते हो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जितने भी बंदे मूवी देखने जाएंगे उसका सिर्फ 75% क्या करेंगे, सिर्फ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खरीदेंगे। और इसके बाद दे रखा है ओनली 25% ऑफ द सब्सक्राइबर्स हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाय सोवेनिर्स इन ईयर 1 एंड 2 एंड 10% ऑफ देम इन ईयर 3 एंड 4। ये मुझे पीवी फैक्टर दे रखा है। आई होप आपको पीवी फैक्टर तो समझ में आती होगी बात कि पीवी फैक्टर अपन कैसे निकालते हैं। तो देखना, अपन ने इनिशियली खर्चा करा कितने का, 5,000 का। अपन पर्सपेक्टिव किसका देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई हम मूवी थिएटर चला रहे हैं, तो मूवी थिएटर ने पहले तो इनिशियली 5,000 का खर्चा करा। अब मुझे ये देखना है कि भाई अगले 4 साल में मुझे कितना कितना फायदा होगा। तो देखना, इन लोगों ने कहा कि भाई ईयर 1 एंड 2 के अंदर जो है पर ईयर एक बंदा कितना खर्चा करेगा, 2,000 रुपये का खर्चा करेगा। पीवी फैक्टर मुझे बता रखा है, एन्युटी क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैंने निकाला कि भाई पीवी ऑफ रेवेन्यू इतना है। अच्छा, अपन ने देखा ये तो 100% नहीं रहेंगे। 100% क्यों, क्योंकि अगले साल ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगले साल अपन ने देखा कि भाई जितने भी बंदे आ रहे हैं उसके सिर्फ 50% ही अगले साल में आएंगे। तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया इतना। ईयर 3 एंड 4 की बात करें तो कितना चार्ज करूँगा, 1500 चार्ज करूँगा, ठीक है। अच्छा, मुझे अगेन 3 एंड 4 का एन्युटी फैक्टर दे रखा है, कैसे निकाला मैंने। तो अगर आप ये देखो कि भाई 1 से लेकर 4 साल तक का एन्युटी फैक्टर है इतना, और 1 से लेकर 2 साल तक कितना है, मतलब 3 से लेकर 4 साल तक का कितना हो गया, 1.434। इसका मैंने पीवी निकाला, पीवी ऑफ रेवेन्यू। लेकिन इसका 50% ही मुझे मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या रखा है, देखो क्वेश्चन में ओनली 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर्स इन 3 एंड 4। तो मेरा जो है मूवी टिकट से रेवेन्यू कितना आ जाएगा, इतना आ गया। ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली मैंने। अब अपन बात करते हैं फूड एंड बेवरेजेस की। हर साल खर्चा कितना होगा, 1 से लेकर 2 साल तक 4,000 रुपये पर कस्टमर। पी फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा रेवेन्यू आ गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ पता है कि भाई सिर्फ 75% बच्चे ही क्या करेंगे, 75% बच्चे ही बेसिकली क्या करेंगे, पॉपकॉर्न खरीदेंगे। तो मैंने इसका 75% निकाल दिया, तो मेरा पीवी निकल के आ गया 5205, राइट। ईयर 3 एंड 4 की बात करें तो 3,000 दे रखा है। 3,000 इंटू अगेन मैंने वही पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो मेरा पीवी निकल के आया इतना। अच्छा, 4305 का मैं क्या करूँगा, 4302 का मैं करूँगा 75%, क्योंकि 75% ही तो खाते हैं बच्चे पॉपकॉर्न। और उसका भी मैं क्या कर दूंगा, 50% कर दूंगा, क्योंकि 75% का 50% ही जो है बच्चे क्या करेंगे 3 एंड 4 ईयर में आएंगे। तो 75 का 50% करोगे तो आ जाएगा 37.5। तो मेरा आंसर निकल के आएगा 1613। अगेन वही ईयर 1 एंड 2 में खर्चा इतना होगा, सोवेनिर्स एंड एसेसरीज पे उसका पीवी निकाला मैंने, उसका पीवी निकाला। इसका सिर्फ 25%, इसका 25% ही क्या करेंगे, बच्चे खरीदेंगे। एंड नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 25 का भी जो है 50% हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये 750। तो 1076 इंटू 25% इंटू इसका भी अपन क्या कर देंगे, 50% कर देंगे, 50% करेंगे। सॉरी, एक सेकंड, लेट मी चेक, क्या दे रखा है इन लोगों ने, 10% करेंगे। 10% बच्चे आएंगे। तो अगर मैं क्या करता हूँ, जस्ट सेकेंड, 25 का अगर मैं क्या करता हूँ 10% करता हूँ, हाँ 25 का 10% इंटू 50% कर दूंगा। 25 का 10% इंटू 50%, तो करो 25 का अगर आप करते हो 10% इंटू 50%। ओके, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन, जस्ट सेकंड, इसको मैं रफ करता हूँ। तो अपन ने पहले तो इधर क्या देखा कि भाई 2250 पर कस्टमर खर्चा होगा। इसका मैंने पीवी करा, पीवी ऑफ रेवेन्यू निकल के आ गया 3905। 3905 का जो है मेरा रेवेन्यू निकल के आ गया, 3904 का मेरा रेवेन्यू निकल के आ गया। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई जितने भी बच्चे हैं सिर्फ 25% बच्चे क्या करेंगे, बेसिकली 25% बच्चे बेसिकली क्या करेंगे, सोवेनिर्स खरीदेंगे। तो इसका मैंने डायरेक्ट 25% निकाला, 3904 का 25% निकल के आ गया मेरा 976। अच्छा, फिर इसके बाद दे रखा है कि ईयर 3 एंड 4 की बात करें तो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर मुझे, ईयर 3 एंड 4 की बात करें तो मुझे बता रखा है कि ओनली 25% ऑफ द सब्सक्राइबर्स हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाय सोवेनिर्स एंड 10% ऑफ देम, ठीक है, जो विजिट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ 750, अच्छा 1076 मुझे 10% बता रखा है इन लोगों ने। 1076 की बात करें 10%, और इसका मैं कर दूँगा 50%, परफेक्ट। तो 10% का 50% करूँगा, क्योंकि मुझे बता रखा है कि भाई 50% ही बच्चे जो है अगले साल आएंगे। तो 10 का 50% करोगे तो आपको कितना आएगा, 10 का अगर आप 50% करते हो तो 5 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 5। तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया इतना, खर्चा हो गया 5,000 का। तो मेरा जो है नेट रेवेन्यू कितना निकल के आ गया 7394 का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार क्विकली आपको जो है पूरा रिकॉल करा देता हूँ। अगर पूरा रिवाइज कर लेते, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। हाँ, तो देखो अपने को बता रखा है कि भाई स्पेंड ऑन मूवी टिकट्स ऑन एन एवरेज कितना होगा। ईयर 1 एंड 2 में 2000 है, और फिर बाद में कितना हो जाएगा 1500। फिर पॉपकॉर्न कितने खरीदेंगे, कितने का खरीदेगा एक कस्टमर, 4000 का। फिर अगली बार कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। स्पेंड ऑन सोवरेन एंड एसेसरीज पर ईयर कितना होगा 2250, और इधर कितना हो जाएगा 750। तो अपन ने सबसे पहले तो निकाला कि भाई मुझे 2000 रुपये मिलेंगे 2 साल के लिए। तो उसका मैंने पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो टोटल पीवी कितना निकल गया, कितना, ठीक है, ये तो मुझे पूरा का पूरा मिल जाएगा।
अच्छा अगले साल क्या होगा, अगले साल जो भी मेरा रेवेन्यू दे रखा है 1500, उसका सिर्फ 50% मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बेसिकली अगले साल से 50% बच्चे ही क्या करेंगे, मूवी टिकट्स खरीदेंगे, राइट। फिर फूड एंड बेवरेजेस में वही 4000 को मैंने मल्टीप्लाई करा पीवी फैक्टर से, मेरा आ गया 6940। अच्छा ये तो मेरा एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है, इसमें सिर्फ 75% बच्चे ही पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खरीदेंगे, तो मैंने निकाल दिया इसका 595205। फिर ईयर 3 एंड 4 की बात करूँ मैं, तो मेरा खर्चा है 3000, ठीक है, 3000 इंटू मैंने पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा। अब 4302 तो क्या है, टोटल है, इसका मैं क्या करूँगा, पहले तो करूँगा 75%, तो 4302 का मैं करूँगा 75%। अच्छा इसमें से भी 50% करूँगा, क्योंकि अगले साल तो सिर्फ 50% बच्चे ही वापस आएंगे ना, तो मेरा आ गया पीवी 1613 का। एंड अगेन ऐसे मैंने सेल ऑफ सोवरेंस एंड एसेसरीज का कर दिया, तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया 12394, एंड मेरा नेट रेवेन्यू निकल के आ गया 7394। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑलराइट, अपन एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाओ भैया, अरे भैया, अरे भैया। ये थेटिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हो आप। जो इलस्ट्रेशन दे रखा है ना, ये रॉयल हेल्थ केयर वाला पढ़ लेना, काम का नहीं है, क्या पूछेगा इसके अंदर। तो अगेन आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप जो है पूरी थ्योरी पढ़ के जाओ, सॉरी पूरा प्रैक्टिकली पढ़ के जाओ, थ्योरी में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आराम से पास हो जाओगे। मेरी खुद एग्जाम मेरी शेड्यूल्ड है 8 जून को, 8 जून को मैं इस फॉर्म की कॉस्टिंग एग्जाम दूंगा, तो मैं प्रैक्टिकली करके जा रहा हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी में बिल्कुल नहीं छूँगा। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, फालतू इतना दिमाग मत लगाओ, आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको ख़त्म कर लो। चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन भी थियोरेटिकल है, कुछ काम का नहीं, छोड़ सकते हो उसको आप। सेकंड पे आ जाते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है, लेट मी जस्ट चेक, मेरी वीडियो चालू हो गई ना। देखो, CEO P Limited is concerned with the amount of resources currently spent on the customer का warranty claims. Each box of its product is printed with the logo satisfaction guaranteed और योर मनी बैक। मतलब बेसिकली मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूँ उस पर क्या लिख देता हूँ कि भाई या तो आप पैसा वापस दे देना अगर आपको जो है सेटिस्फाइड नहीं हो, तो बेसिकली मतलब ये कह रहा है कि मनी बैक गारंटी है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो वापस देके चले जाना। P Limited is having difficulty competing with X Limited because it does not have the reputation for the high quality that X Limited enjoys. क्योंकि वारंटी क्लेम्स आर सो हाई, द CEO P Limited would like to evaluate what costs are being incurred to ensure the quality of the product. The following information is collected from the various departments within the company. ये जो है मेरे सारे खर्चे इनकर हुए हैं करंट ईयर में। फिर देखना, ये कह रहा है कि भाई फॉर द ईयर 23-24 द CEO इज कंसिडरिंग स्पेंडिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन न्यू क्वालिटी प्रोग्राम। मतलब हम कोई नया सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हमारा खर्चा इनकर होगा। एक तो इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर होगा, एक और री इंजीनियरिंग का, फिर इसने कहा कि सप्लायर का स्क्रीनिंग और ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो अपने ये देखा, ये तीनों चीज़ें तो क्या है, प्रिवेंटिव कॉस्ट है। इंस्पेक्शन कॉस्ट मेरा क्या है, अप्रेजल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। P Limited expects the new quality program to save the cost by the following amounts। ठीक है, मतलब बेसिकली जो मेरे ऊपर 4 तरह के खर्चे हुए हैं ना, अगर आप देखोगे ऊपर मेरे जो ये खर्चे थे ये इतने से कम हो गए बेसिकली। P Limited expects the new quality program to save the cost by the following amounts। मेरा जो है खर्चा इतने से कम हो गया। अभी क्या रखा है कि भाई आप तो सबसे पहले क्वालिटी स्टेटमेंट बनाओ, तो अपन क्वालिटी स्टेटमेंट बना के दे देते हैं। देखो बहुत आसान है, आ जाओ, आपका जो है कौन सा पेज नंबर है ये, 41। ये अपन आ जाते हैं 41 पे। आपको जो मैंने नोट्स दिए थे ना, वो नोट्स इधर काम आ जाएंगे आपके, देखना। क्वेश्चन देखो, वारंटी क्लेम्स मेरा क्या हो गया, वारंटी क्लेम्स मेरा हो गया एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, कितना है, 4,25,000 का। देखो ये आ गया मेरा 4,25,000 का एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एम्प्लॉय का ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखो एक तो अपना रिवर्क है, रिवर्क का मतलब क्या हो गया मेरा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। रिवर्क आप देखोगे तो मेरा हो जाएगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने जो है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी, काम गया, हाँ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी मैंने, कितनी की, 1,20,000 की। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिवेंटिव कॉस्ट हो गया, ये आ गया मेरा प्रिवेंटिव कॉस्ट। फिर आगे देखना क्या दे रखा है, लॉस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम कस्टमर्स ड्यू टू इम्पेयर रेपुटेशन हो गया एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये हो गया मेरा 8,10,000 का एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स मेरा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 1,75,000 एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। सो 1,75,000 हो गया मेरा कितना, 1,75,000 कहाँ गए अपन, 1,75,000 हो गया मेरा क्या, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। 50,000 मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 50,000। ओके, कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट, सॉरी कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट मेरा क्या है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। वी मेस्ड अप, देखो ये रहा रिजेक्शन क्या होता है मेरा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो मैंने 50,000 को दिखा दिया इंटरनल फेलियर कॉस्ट में। और टेस्टिंग मेरा जो टेस्टिंग मेरा क्या हो जाएगा, अपना अप्रेजल कॉस्ट, ये हो गया टेस्टिंग मेरा अप्रेजल कॉस्ट हो गया। टेस्टिंग भी अपने दिखा रखा होगा इधर अप्रेजल कॉस्ट के अंदर, ये रहा देखो टेस्टिंग।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने टोटल जो भी मेरा क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखा था उसको मैंने बाइफरकेट कर दिया इन प्रिवेंटिव, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। तो मेरी टोटल क्वालिटी आ गई और इसमें से इसका मैंने परसेंटेज निकाल दिया। तो ये 1,20,000 डिवाइड बाय 20,50,000 कितना परसेंटेज आता है, तो मैंने रिस्पेक्टिव परसेंटेज निकाल दिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट मुझे बता रहा है कि भाई जो अपन न्यू सिस्टम लेके आ रहे हैं उसका मतलब बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। तो वेरी इजी, देखो आपका फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। आप ये देखो ना कि आपका खर्चा इतना लग रहा है और आपका जो है फायदा कितना हो रहा है, फायदा आपका इतना होगा। तो अपन देख लेते हैं कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है। तो आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। देखो आपका जो है नुकसान कितना हो रहा है, ये रहा। अब ये कॉस्ट लग रहा है, मतलब मेरा नुकसान है 1,20, 750, 30 और 70। देखो ये रहा 1,20, 750, 30 और 70। उसके अलावा फिर आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है 8, 2,50,000, 3,25,000 और 1,50,000। ये हो गया मेरा। तो मेरा जो है टोटल सेविंग निकल के आ रहा है 5,25,000। तो हम कहेंगे कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल इंप्लीमेंट कर दो। अच्छा, जो जो इन लोगों ने कॉस्ट दे रखे उसको इन लोगों ने बाइफिकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जो अपने नोट्स पढ़े थे इनिशियली। ठीक है, तो आप नोट्स को देखोगे और इनको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत आसान है। एमसीक्यू में बेसिकली पूछ सकता है अपन से कि भाई प्रिवेंटिव कॉस्ट जो क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉस्ट दे रखे होंगे, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रिवेंटिव कॉस्ट को बाइफिकेट करके बता दो, अप्रेजल कॉस्ट को बाइफिकेट करके बता दो, इंटरनल फेलियर कॉस्ट को या फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट को बाइफिकेट करके बता दो। तो बस आप जो है उस नोट्स को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जो इन लोगों ने इलस्ट्रेशन में कवर कर रखे हैं, जो असाइनमेंट में दे रखे हैं। ऑल राइट, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर जस्ट विद इन आवर्स में अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप उधर से देख लेना। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन बैलेंस बच रहे हो अपन उसमें कर लेंगे। सो मैं इस लेक्चर को तो अपलोड करता हूँ, उसके अलावा विद इन फ्यू आवर्स में आपको जो है दूसरा लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। ऑल राइट, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।